हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि वन वर्ड आंसर्स के रिस्पेक्ट में रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा सेशन है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट मैटर हो, फाइनेंस रूल हो, राजभाषा हो, या जीके सेक्शन हो, या फिर आपके जो भी टेक्निकल सेगमेंट्स हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम। क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो कैटेगरी है जनरली वह आपके ग्रुप ए हो गए। जनरली ग्रुप ए सर्विस जो होती है उसमें आपके यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप बी सर्विसेज होती है वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रमोशनल जो कोटा है उसके थ्रू होता है। प्रमोशनल एग्ज़ाम जो होते हैं इसके लिए, जिसके लिए आप अभी अपियर होने वाले हैं। और यहाँ पे इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ग्रुप बी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे सी और डी जो कैटेगरी है वहाँ पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जो कि आरआरबी या आरआरसी द्वारा किया कंडक्ट कराया जाता है रेलवे के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्रुप बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC EWS PWBD इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इन सब में जो है तो दो फैक्टर्स पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि परसेंटेज रिजर्वेशन कितना होता है, और दूसरा एज रिलैक्सेशन कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो SC के लिए जो है जनरली कितना 15% है का रिजर्वेशन है, और एज रिलैक्सेशन जो है वह 5 साल का है, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। वहीं ST के लिए जो है तो 7.5% है, 7.5% रिजर्वेशन है, और एज रिलैक्सेशन इन सिमिलर टू SC है, लाइक 5 ईयर्स। OBC के लिए जो है यह 27% है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एज रिलैक्सेशन जो है वह 3 ईयर्स का है। EWS के लिए है दैट इज़ वॉट 10% रिजर्वेशन है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। PWBD, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, इनके लिए जो है तो 4% का रिजर्वेशन है, और जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज़ वॉट 10 ईयर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको वन बाई वन जो है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में। यहाँ पे हमने देख लिया कि जो इसका आंसर होगा दैट मीन्स SC के लिए 15%, ST के लिए इतना हो गया, ठीक है। EWS के लिए 10% हो गया, और PWBD के लिए जो है 4% हो गया। इस तरह से जो है तो ये कवर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। रिजर्वेशन फॉर PWBD एम्प्लॉयज इन प्रमोशन इज विथ इफेक्ट फ्रॉम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है 4% का, वह कब से इफेक्ट में आया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी डेट जो है काफ़ी क्रूशियल है, डेट इज 30 जून 2016, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, दैट इज़ व्हाट 30 जून 2016। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। As per past rules, if a person earns dash dash more than income dash dash percentage of basic pay of the employee will not be a dependent. It is very important, ठीक है। तो इसके लिए जनरली जो मिनिमम पेंशन है दैट इज़ व्हाट 9,000 प्लस DR, ठीक है। तो जनरली जो पेंशन है यहाँ पे वह बेसिक मतलब 9,000 रहेगा, और उस पर जो भी महंगाई राहत है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट जो भी यहाँ पे DR है, ठीक है, डियरनेस रिलीफ जिसको बोलते हैं, तो दैट इज़ मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे या तो 9,000 रुपीज़ प्लस DR हो गया, या 15% ऑफ बेसिक पे ऑफ ऑफ रेलवे सर्वेंट, ठीक है। और विच एवर इज इन दोनों में से जो कम रहेगा, ठीक है, उसके बेस पर जो है तो एम्प्लॉय विल नॉट बी अ डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज एलिजिबिलिटी ऑफ मेटल पासिस टू
DG of CTI, that is Director General of Centralized Training Institutes, PHOD, CHOD, that is Principal Head of Department, Coordinated Head of Department, DRM, Senior DPO, APO। तो जो DGs हैं उनका जो मेटल पास है दैट इज गोल्ड होता है, गोल्ड मेटल पास है। PHOD, CHOD दैट इज व्हाट सिल्वर मेटल पास। ओके, DRM इज ऑल्सो सिल्वर मेटल पास। ओके, सीनियर DPO का मेटल पास आप कमेंट बॉक्स में बताएं, प्लीज़ कमेंट फॉर J ग्रेड जो रेलवे ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो मेटल पास होगा वह किस टाइप का होगा। APO दैट इज व्हाट जूनियर स्केल, सो जनरली इट हैज़ अ ब्रोंज। ओके, एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सीनियर DPO साहब कौन सा मेटल पास यूज़ करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। डैश डैश ईयर्स ऑफ मैक्सिमम लीव कैन बी सैंक्शन टू अ रेलवे सर्वेंट। तो इट इज़ वेरी बच्चा क्वेश्चन लाइक, तो ये सभी को पता है 5 years इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ लीव दैट can be sanctioned to a railway servant. It is very important and very simple questions. Next is leave not due. It is very important, that is leave not due dash dash days is eligible for railway employee in the entire service. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट 360 days। ठीक है, तो दैट इज 360 days। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीव नॉट ड्यू का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इसको, ये एक टाइप का LHAP है। ठीक है, दैट इज फ्यूचर क्रेडिट ऑफ LHAP, फ्यूचर क्रेडिट ऑफ LHAP। ठीक है, सो दिस इज अ 360 days, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अबॉर्शन और मिसकैरेज लीव डैश डैश डेज इज एलिजिबल फॉर फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज इन इंटायर सर्विस। इट वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा दैट इज व्हाट 45 days, 45 days फॉर अबॉर्शन और मिसकैरेज के लिए जो है, तो यहाँ पे एक फीमेल रेलवे सर्वेंट्स जो है तो इसके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ट्रांसफर बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर्स इज एलिजिबल फॉर डैश डैश डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल। जनरली 1000 से 2000 के बीच में है अगर यहाँ पे, तो 12 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट 12 days। सो 12 days इट वेरी क्रूशियल। और अगर मोर देन 2000 किलोमीटर है, अगर मोर देन 2000 किलोमीटर है तो इस केस में आपको कितना मिलेगा, दैट इज़ व्हाट 15 days। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग टाइम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 रूल नंबर डैश डैश आर जनरल रूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो रूल नंबर 3 है आपका, जो रूल नंबर 3 है, दिस रूल नंबर 3 इज कॉल्ड अ जनरल रूल्स, दैट इज GR। ठीक है, इसके अंदर 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, दैट इज व्हाट 31, 32 और 33, 31, 32 और 33। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी, नेक्स्ट इज डिवोशन टू ड्यूटी एंड अनबिकमिंग। सो IDU प्लीज़ रिमेंबर इट। ओके, ठीक है, इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग टू रेलवे। ठीक है, ऑलवेज मेंटेन इंटीग्रिटी, सो प्लीज़ रिमेंबर इट, दीज आर कॉल्ड अ जनरल रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 एज पर रूल नंबर डैश डैश द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी हो गई। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कवर किया गया है दैट इज रूल नंबर 18(1) के अंदर जो है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और 18(2) के अंदर जो है तो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है। तो प्लीज़ रिमेंबर, सबसे पहले ये रिमेंबर कर लो। तो 18(2) फॉर मूवेबल, 18(1) फॉर नॉन मूवेबल, इमूवेबल। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18(1). नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। रनिंग स्टाफ शुड नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स और ड्रग्स बिफोर हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम साइन ऑन। तो इट इज़ 8 hours। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आप बताइए कि यह जो है सर्विस कंडक्ट रूल कौन सा नंबर का है जिसके अंदर यह बोला गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का कौन सा नंबर का रूल है जिसके अंदर ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
13 है अंडर विच रूल नंबर डैश डैश एक्सेप्टिंग ऑफ गिफ्ट्स एंड डाउरीज प्रोहिबिटेड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप तो 13 रूल नंबर 13 जो है इसके अंदर गिफ्ट्स है, आपको याद होगा, और 13 क्लॉज 1 है, जो 13 क्लॉज 1 दिस इज अ डाउरी, ठीक है, और दोनों ही प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसका कुछ कंडीशंस है, तो प्लीज़ डाउरी तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, और इसके लिए जो है तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस है, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट कंडीशन आल्सो। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है इस इस्टेब्लिशमेंट को लेके, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, और उसका लिंक जो है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चाहे तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट 3-4 वीडियो मैंने बनाए हैं, और उसमें जो है तो लगभग पूरा इस्टेब्लिशमेंट को कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 13A एंड 13 नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल नंबर डैश डैश डील्स विद द रेस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू मैरिज। तो मैरिज की जो एज है बॉयज़ के साथ में जनरली वह 21 है, सो 21 रूल नंबर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस 21 इज एज दैट मैरिज एज फॉर, सो प्लीज कैन को रिलेट, सो 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। रूल नंबर 3C ऑफ द रेलवे कंडक्ट रूल इज रिलेशन टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट अ वर्क प्लेस। ओके, सो सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ what working women at workplace, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम विशाखा केस भी जानते हैं, विशाखा केस इसके अगेंस्ट में है, तो विशाखा गाइडलाइंस आई थी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और जनरली आपने सुना होगा ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है। ICC का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है इससे रिलेटेड, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। SF2 आप सभी को पता होगा, SF2 इज नथिंग बट अ डीम्ड सस्पेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डीम्ड सस्पेंशन, ओके। SF2 हो गया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। देयर शुड बी अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश डैश किलोमीटर्स फ्रॉम रेसिडेंस टू हॉस्टल टू क्लेम फॉर द हॉस्टल सब्सिडी, दैट इज व्हाट, मिनिमम 50 किलोमीटर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, पीरियड ऑफ अपील अंडर DNDR रूल्स, ये भी आपको पता होगा, दैट इज 45 डेज, दैट इज 45 डेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन द सबसिस्टेंस अलाउंस। तो सबसिस्टेंस अलाउंस को सैंक्शन करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दैट इज व्हाट CA, दिस इज व्हाट DA, ओके, दैट इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसिस्टेंस अलाउंस के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन होगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ओके। व्हाट इज NIP स्टैंड्स फॉर? तो NIP दैट इज व्हाट, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। NIP is nothing but a notice for what? Imposition of penalty. Imposition of what? Penalty. It is very important. Notice for imposition of penalty. Question number 21. A commissioner of railway safety works under the control of. It is very important. That is works under the Ministry of Civil Aviation. It is very important. Civil Aviation की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर काम करता है। सो कौन काम करता है? CRS, ठीक है। और CRS का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब पूछ लिया जाए अगर, तो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ एट न्यू दिल्ली, ठीक है। अर्लियर इट वाज एट लखनऊ, बट नाउ इट हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम लखनऊ टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज a request to grant the benefit of compensation ground appointment or compassionate ground appointment can be considered after a lapse of dash years of filing FIR of a ward of a missing employee and the missing person is not traceable. So this is a 2 years. It is very important and very crucial. पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा. It is very important questions, ठीक है। तो अगर 2 साल से वो गुमशुदा है, ठीक है, गुमशुदा है एम्प्लॉय या मिसिंग है, ट्रेसेबल नहीं है, तो CGA का बेनिफिट जो है तो उसके वार्ड को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इज प्रोमलगेटेड इन विच ईयर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, दैट इज कैट, आपको पता होगा। ठीक है, तो जो कैट है, कैट, दिस एक्ट इज प्रोमलगेटेड, दैट मीन्स कब यह अराइव हुआ, ठीक है, तो 1985 में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एक्ट बनने की कहानी तो आपको पता होगा। कोई भी एक्ट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ जो भी हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, तो उसमें जो है तो उसको सबसे पहले बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, सपोज अगर कोई बिल है वह सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, तो राज्यसभा में पास होने के बाद वह जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे उस पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होने के बाद वह एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बिल नाउ बिकम एक्ट आफ्टर पासिंग 3 स्टेजेस। तो इसी तरह से अगर कोई बिल है वह अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज लोअर हाउस, लोकसभा इज कॉल्ड अ लोअर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस है, और राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज अ अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, तो राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से तो बिल होगा वह लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे, फिर एक्ट बन जाएगा। तो ये जो बिल से एक्ट बनने की कहानी है। ठीक है, तो फॉर द दैट इज व्हाट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बिल जो है वह एक्ट कब बना, तो दैट इज इन द ईयर 1985। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर जो है तो टोटल 19 बेंचेस इंडिया में हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1985। नेक्स्ट इज SVF is functional on Indian Railways since it is very important, that is what आपका स्टाफ बेनिफिट फंड है, और यह अस्तित्व में कब आया इसके बारे में बात की जा रही है, तो 1931। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 8। इसके अंदर आप जो है तो जो SVF है दैट इज स्टाफ बेनिफिट फंड, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, इसको आपको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज GSV, दैट इज व्हाट, गति शक्ति विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी की बात करें अगर, तो ये कहाँ पे है, तो इट इज लोकेटेड एट वडोदरा, दैट इज वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस दैट इज 56JFR कैन बी डन अंडर विच रेलवे रूल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यह इसके लिए जो रेलवे रूल है दैट इज व्हाट रूल 1802 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, और इसका वॉल्यूम 2। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है किसके बारे में, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर इट दिस होल सेंटेंस एंड दिस रूल ऑल्सो। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस दैट इज 56JFR can be done under rule number 1802 of Indian Railway Establishment Manual Volume 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी पर फाइनेंशियल ईयर बाय जोनल रेलवेज। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कल्चरल कोटा से भी जो है तो रिक्रूटमेंट हो रहा है, और ग्रुप सी के अंदर, और इसके अंदर जो है तो हर एक जोनल रेलवे से हर एक साल 2 एम्प्लॉयज़, ठीक है, कितने, 2 एम्प्लॉयज़ जो हैं, 2 एम्प्लॉयज़ या 2 कैंडिडेट कैन बी अपॉइंटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। व्हाट आर द मैक्सिमम डिडक्शंस परमिटेड फ्रॉम वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट when society recovery is involved? It is very important, and in this case there is a 75% of deductions permitted from the wages of the employee। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी से मतलब दैट इज व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, किससे है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर कैन बी अ 50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। फॉर सिलेक्शन पैनल्स विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय PHOD द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मॉडिफाई द पैनल एज द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। सो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी विल बी GM। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर सिलेक्शन पैनल विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय PHOD द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मॉडिफाई द पैनल
ठीक है, अगर पीएचओडी ने अप्रूव किया है तो उसको मॉडिफाई करने की जो पावर है उसके जस्ट ऊपर दैट इज जीएम के पास रहेगी। सो ऑप्शन जीएम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ सरप्लस पोस्ट सरेंडर्ड गोज टू जोनल वैकेंसी बैंक टू द एक्सटेंट ऑफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा कि जो सरप्लस पोस्ट है उसका जो सरेंडर जब भी होती है वो, तो उसकी जोनल वैकेंसी बैंक है, ठीक है, उसमें क्रेडिट कैसे होता है तो उसको एक नज़र में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी मनी वैल्यू है दैट इज़ व्हाट टू वैकेंसी बैंक। तो रिकमेंडेशंस ऑफ वर्क स्टडी इस केस में रेलवे बोर्ड में दैट इज़ व्हाट 15%, जोनल रेलवेज के अंदर 35%, एंड जो भी कंसर्न यूनिट और डिवीजन है तो वहाँ पे 50% है। ठीक है, दैट कैन बी इंक्रीज बाई जीएम इफ वांट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट 50%। और एनुअल टारगेट की बात करें अगर यहाँ पे देखिए तो एनुअल टारगेट जो है हमारा 2% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ एवरी फाइनेंशियल ईयर। सो 25%, 25% और 50%। वहीं क्लोजर ऑफ यूनिट की बात करें अगर तो 15%, 50% एंड 35%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। दैट इज प्रोविजन ऑफ कैंटीन इज नेसेसरी अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 वेयर मोर देन कितना, दैट इज व्हाट 250 वर्कर्स। 250 वर्कर्स अगर रहेंगे तो वहाँ पे प्रोविजन ऑफ कैंटीन इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको पता होगा 250 या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर आर रेलवे सर्विस सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चेंज करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैट इज वो वर्क जो है इंटेंसिव कैटेगरी है या कंटिन्यूअस है या एजेंशियल इंटरमिटेंट है या एक्सक्लूडेड कैटेगरी है। इस कैटेगरीज को जो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, सो उसको इसको चेंज करने के लिए जो कि जैसे स्टेशन मास्टर का जो वर्क है या आपका जो कंट्रोलर का वर्क है वो इंटेंसिव कैटेगरी का वर्क है, जो सुपरवाइजर्स हैं उनका वर्क कंटिन्यूअस कैटेगरी का है, या जो अटेंडेंट है उनका वर्क जो है एजेंशियल इंटरमिटेंट है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है तो इसको डिफाइन करने का या क्लासीफाई करने का जो अथॉरिटी है वह कौन है, दैट इज पीसीपीओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीपीओ, पीसीपीओ है सच मैजिकल पावर्स। ठीक है, टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005। सो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। In case of illegal strike, the absence of the employees concerned is tantamount, that is equal to break in service and cannot be condoned without the sanction of President of India. ये इतनी बार आया हुआ है, n number of times has been asked in promotional exams of railways. So President of India is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। एज पर द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ द रेलवे बोर्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर प्रोसेसिंग द इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन of non-safety post is that is what 10%. It is very important. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। annual performance assessment report annual performance assessment reports relating to the deceased government servant may be destroyed after a period of 2 years from the date of death, and in a case of retired government servants the annual performance assessment reports or dossier may be retained for a period of what 5 years after the date of retirement. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 साल तक जो है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे एपीआर के फॉर्म में। ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट या अप्रेजल रिपोर्ट की जो भी बात करें अगर तो उसको यहाँ पे रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36। पूछा जा रहा है कि द फैमिली ऑफ अ रेलवे सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस मे बी अलाउड टू रिटेन रेलवे अकोमोडेशन फॉर डैश डैश मंथ ऑन अ नॉर्मल रेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट 24 months। 24 months इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इसको जो है तो अगर कोई रेलवे सर्वेंट है और वह ड्यूरिंग सर्विस डाई कर गया तो इस केस में उसकी जो फैमिली है उसको रेलवे अकोमोडेशन नॉर्मल रेंट पर मिलेगा कितने 2 साल के लिए। सो 2 years इज द राइट आंसर और 24 months। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर द सेकंड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन टू द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
और यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं दैट इज़ जीएम सर हैं। कौन है? जीएम सर। ठीक है। सो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर द सेकंड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन टू द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, दैट इज जीएम सर। सो जनरल मैनेजर हैज सच मैजिकल पावर। Next is AILTC can be availed in a block of dash dash year. Very very important. Leave travel concession. ठीक है। So AILTC can be availed in a block of 4 years. Block of 4 years. ठीक है। Like अभी अगर हम बात करें तो जो हमारा कैलेंडर ब्लॉक रहेगा, ठीक है, इसके लिए दिस कैलेंडर ब्लॉक इज नाउ फॉर व्हाट 2026 to 2030. Okay. Next question is that is within what period split pass can be issued? It is very important. ठीक है। So split pass can be issued on the period of what 30 days. 30 days. It is very simple. It is very important. Okay. Next question is, and there may be a last question, that is what question number 40 पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दैट इज FMA. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पूछा जा सकता है FMA का फुल फॉर्म। सो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स। तो रेलवे पेंशनर्स के लिए जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है दैट इज़ व्हाट 1000 रुपीज़ पर मंथ है। कितना है? 1000 रुपीज़ पर मंथ। सो रिसाइडिंग बियॉन्ड 2.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रेलवे हेल्थ यूनिट नॉट एलिजिबल फॉर OPD फैसिलिटीज़। ऐसे लोगों के लिए जो है यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मंथ का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने जो है टोटल 40 क्वेश्चंस, वन लाइनर्स क्वेश्चन जो है कवर किए एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और वीडियो में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।